प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं थेल्स का प्रमेय। इसको हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसलिए आज के वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इस प्रमेय को बहुत ध्यान से समझिए। वैसे ये प्रमेय आपकी 10th क्लास की बुक में प्रमेय 6.1 के नाम से दी गई है। आप चाहें तो इसको वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका कथन लिख लेते हैं और फिर इसको हम सिद्ध करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या है थेल्स प्रमेय का कथन? ये कथन है, किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और चित्र बनाएं। इसके पूर्व हम इस कथन को यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ये कथन मैंने यहाँ पे लिख लिया है और अब चलिए हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं और फिर इसको चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। हमने त्रिभुज मान लिया है ABC। ठीक है, अब प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। तो हमारे पास इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। एक तो AB, दूसरी साइड क्या है BC, तीसरी क्या है EC। इनमें से कोई एक साइड हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कि BC को ले लिया। अब प्रमेय के अनुसार हमें एक रेखाखंड ऐसा खींचना है जो BC के समांतर हो और त्रिभुज की शेष दो साइड्स को यानी कि AB और AC को किन्हीं बिंदुओं पर काट रहा हो। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो BC के समांतर होना चाहिए। तो लीजिए हमने एक रेखाखंड L खींच लिया है जो BC के समांतर है और यह AB को D पर और AC को E पर काटता है। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। त्रिभुज ABC हमें दिया है और BC समांतर, इसको हम पढ़ेंगे समांतर। ठीक है ना, BC समांतर L एक रेखाखंड है जो ABC की अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। तो जब हमें कोई थ्योरम या कोई प्रमेय जो है प्रूव करनी होती है, सिद्ध करनी होती है, तो उसको सिद्ध करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें उस प्रश्न से संबंधित जानकारी क्या दी गई है। तो वो हम लिख देते हैं दिया है में या फिर ज्ञात है। इसके पश्चात हम लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। और इसके पश्चात अगर वो प्रमेय सीधे तौर पर सिद्ध हो रहा है तब तो हम लिखेंगे प्रमाण या जिसको आप उपपत्ति भी बोलते हैं। और अगर सीधे तौर पर प्रूव नहीं हो रहा है, हमें उसमें कुछ रचना की आवश्यकता है, कुछ अलग से बनाने की आवश्यकता है, तो प्रमाण से पहले हम एक स्टेप लिखेंगे रचना। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इसको प्रूव करने के लिए कि ये जो रेखाखंड है DE ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रहा है, हमें अलग से रचना थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके पूर्व हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये रेखाखंड L, इसने AB को कहाँ काटा? D पर काटा और AC को कहाँ काटा? E पर काटा, है ना। तो प्रमेय कहती है कि AD बटे BD या आप DB भी लिख सकते हैं बराबर
AE बटे CE लिख लो या फिर EC लिख लो, कुछ भी लिख लो, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे EC लिखें या फिर CE। तो मतलब ये है कि इन बिंदुओं ने इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, AD बटे BD, AD बटे BD, है ना, बराबर में क्या आ जाएगा, AE बटे EC, राइट। अब ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है, रचना हमें कुछ नहीं करनी है, D को C से मिलाना है, इसी प्रकार से B को E से मिलाना है, ये रचना हो गई। इसके पश्चात एक रचना और करनी है कि बिंदु E से हम AD पर एक लंब खींचेंगे, इसी प्रकार से बिंदु D से AE पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको एक साथ न करके रुक रुक के, यानी कि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसकी रचना करेंगे, ताकि आपको प्रश्न ठीक तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं, B और E को मिला लेते हैं और E से AD पर एक लंब खींच लेते हैं। यहाँ पर रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन भी लिख लिया है। BE एवं CD को मिलाया, साथ में EF लंब, ये जो उल्टा T आप देख रहे हैं ये लंब कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो EF लंब AD एवं DG लंब AE खींचा। अभी चित्र में मैंने केवल BE को मिलाया है और E से AD पर लंब खींचा है EF, ठीक है ना। अभी मैंने D से DG लंब नहीं खींचा है और CD को नहीं मिलाया। इसको हम बाद में करेंगे जब हम इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है कि चित्र में ज़्यादा रचना कर लो जैसे, तो फिर समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब हम उत्पत्ति पर आते हैं, यानी कि प्रूफ पर। तो प्रूफ में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर दो त्रिभुजों का अनुपात लेना है, ठीक है ना। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो ADE और दूसरा त्रिभुज आपको लेना है BDE। इन दोनों त्रिभुजों का हमें अनुपात लेना है और लिख लेना है यहाँ पे। तो हमने लिख लिया है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात हमने ले लिया है। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई दी हो तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, बराबर 1/2, है ना। आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस पर ऊंचाई हो। जैसे यहाँ पर हमें ऊंचाई कौन सी लेनी है, EF। तो ये EF किस पर है ऊंचाई, AD पर। तो AD को हम आधार ले लेंगे। वैसे किसी भी साइड को हम आधार कह सकते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो जिस भुजा पर ऊंचाई खड़ी हो उसी को हम आधार लेते हैं। तो यहाँ पे आधार हमारा हो जाएगा AD, तो हम इसमें कर लेंगे AD का गुणा AD, है ना। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई तो आप देख ही रहे हैं कि EF है, तो AD इंटू EF, राइट। पूरे के बटे में इसी प्रकार से इस त्रिभुज पे आ जाइए BDE पर। तो BDE के लिए आधार क्या हो जाएगा, BD, क्योंकि ऊंचाई कहाँ पे है, इस BD को जब बढ़ाया गया है तो इस BD के बढ़े हुए भाग पर ऊंचाई है, इसलिए BD को हम ले लेंगे आधार। फार्मूला वही है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यानी कि BD और गुणित EF, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, राइट, और EF से EF कट जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा AD बटे BD, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE इज इक्वल टू AD बटे BD। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। हमारा इसका काम समाप्त हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि AD गुणित ऊंचाई यानी कि EF, ठीक है। और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि BD और ऊंचाई यानी कि EF, ठीक है ना। ये किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ाकर और उस पर अगर ऊंचाई ज्ञात की जाए तो हम उसको सूत्र में ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा अंत में कटपिट के आ जाता है, EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, आ जाता है AD/BD। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब हम मिलाएंगे CD को और D से यहाँ पर एक लंब खींचेंगे। तो चलिए पहले हम ये रचना कर लेते हैं। अब पुनः जैसा हमने यहाँ पर किया था ADE और BDE में, अब एक बार फिर हम त्रिभुज ADE को लेंगे, लेकिन अब जो नीचे वाला त्रिभुज है वो हम कौन सा लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे नीचे वाला DEC, यानी कि हमें ADE त्रिभुज का अनुपात हमें लेना है अब त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल से। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, ठीक है, बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेना हमें नीचे का, DEC या CED भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CED। ठीक है, बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वही लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2, ठीक है, गुणित आधार। अब यहाँ बात आती है आधार की, तो हम ADE के लिए आधार क्या लेंगे, AD नहीं लेंगे, AE लेंगे। AE क्यों लेंगे, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुज में ऊंचाई ऐसी चाहिए जो दोनों के लिए एक साथ काम करे। तो DG ऐसी ऊंचाई है जो ADE त्रिभुज के लिए भी काम कर रही है और जो त्रिभुज DEC के लिए भी काम कर रही है। तो जब हम DG ऊंचाई लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AE। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 AE गुणित DG, है ना, और नीचे आ जाएगा 1/2 EC गुणित DG। EC क्यों लिया गया है, क्योंकि EC को बढ़ाने पर ही हमें यहाँ पर शीर्ष लंब या ऊंचाई मिलेगी DG। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DG से DG कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, राइट। तो अब हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है ना, परंतु आपको एक प्रमेय ध्यान में रखनी होगी कि अगर दो त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हों और उनका आधार एक ही हो तो वो क्षेत्रफल में समान होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो त्रिभुज BDE है और त्रिभुज DEC है, ये दोनों त्रिभुज DE और BC इन दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। एक शर्त तो पूरी हुई, दूसरी शर्त BDE का आधार क्या है, DE है, और CDE का आधार क्या है, DE है ना। तो इन दोनों के आधार भी एक जैसे हैं, तो ये त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होंगे, समान। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अभी सर ने बताया था त्रिभुज ADE के लिए आधार AD है ना, और BDE के लिए आधार बताया था BD। इसी प्रकार से त्रिभुज ADE के लिए आधार बताया था AE और त्रिभुज DEC के लिए आधार बताया था EC। अब ये DE आधार कहाँ से हो गया, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा आधार कहला सकती है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की गणना कर रहे होते हैं तो हमें उस भुजा को आधार मानना होता है जिस पर उसकी ऊंचाई खड़ी हो या उसका शीर्षलंब जिस पर खड़ा हो। तो यहाँ AD और AE आधार मानने का कारण यही था क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई EF थी जो कि AD पर थी और यहाँ पर ऊंचाई DG थी जो कि AE पर थी। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ADE का आधार DE भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से BDE का आधार DE भी हो सकता है और DEC का आधार भी DE हो सकता है। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान होगा। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्षेत्रफल BDE इज इक्वल टू क्षेत्रफल त्रिभुज DEC, और कारण भी लिख दिया है क्योंकि दोनों त्रिभुज BC समांतर DE दो समांतर रेखाओं के मध्य में बन रहे हैं, है ना, एवं समान आधार DE पर बन रहे हैं। जब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम क्षेत्रफल CED के स्थान पर क्षेत्रफल BDE को रख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर इस समीकरण में क्षेत्रफल त्रिभुज CED के स्थान पर BDE रख लेते हैं। इस प्रकार जब हम CED के क्षेत्रफल के स्थान पर BDE का क्षेत्रफल रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर AE बटे EC, और इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें चलना होगा थोड़ा सा समीकरण 1 की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी हमें एक बार क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल BDE का मान प्राप्त हो चुका है। देखते हैं वहाँ पर हमें क्या मान प्राप्त हुआ है। चलिए 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 चलिए, ये आ गया समीकरण नंबर 1, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर AD बटे BD। तो इसका ये वाला मान उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है। तो जब हम इसका ये मान उठा के यहाँ रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है AD बटे BD, AD बटे BD, AD बटे BD, है ना, बराबर क्या मिला हमें, AE बटे EC, AE बटे EC। और यही थेल्स की प्रमेय थी, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने क्या किया है, समीकरण 1 से हमने क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का मान रखा है AD बटे BD। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये प्रमेय जो है प्रूव हो जाती है, सिद्ध हुआ। ठीक है। यही थेल्स प्रमेय थी कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखाखंड या रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। इस प्रकार से AD बटे BD बराबर AE बटे EC प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे परीक्षा में थेल्स प्रमेय पूछी जाती है और सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो आप थेल्स प्रमेय को यहीं तक सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। फिर भी इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। थेल्स प्रमेय से हमें प्राप्त हुआ है AD बटे BD इज इक्वल टू AE बटे EC। अगर हम दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें, ठीक है ना, क्या करें, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें। तो चलिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देते हैं। AD बटे BD प्लस 1 इज इक्वल टू AE बटे EC प्लस 1। तब हमें प्राप्त होता है BD का 1 से गुणा होगा AD प्लस BD बटे BD, और यहाँ पर EC का 1 से गुणा होगा AE प्लस EC बटे EC। लेकिन आप इधर देखिए जरा चित्र में, जब AD में हम BD प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा AB। इसी प्रकार से जब हम AE में CE प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा AC। तो चलिए इनके स्थान पर हम लिख लेते हैं AB बटे BD इज इक्वल टू AC बटे EC, और जब इसी को हम पलट देते हैं तो ये हो जाता है BD बटे AB इज इक्वल टू EC बटे AC, है ना। इसके आधार पर हम और क्या सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं AB बटे AD बराबर AC बटे EE, और जब इनको पलट देते हैं तो हमें मिल जाता है AD बटे AB बराबर AE बटे EC। तो ये थी हमारी थेल्स प्रमेय, और परीक्षा में आपको केवल यहाँ तक प्रूव करना है। ठीक है ना। आगे आने वाली प्रश्नावली में आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये निष्कर्ष भी यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थेल्स प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नया प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।